तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री का एक टॉपिक, अर्थात राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन हैं उनके बारे में आज पढ़ाई करेंगे हम। अर्थात जो मेजर किसान मूवमेंट थे राजस्थान के, उनके बारे में बात करेंगे। अर्थात हमारे जो ये सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो किसान, मजदूर और जो क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब हमारे क्या होते हैं, जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है उसके अंदर के टॉपिक माने जाते हैं। तो हम इनके अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इनके बारे में 4 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जो राजस्थान में किसान आंदोलन थे उनके क्या कारण थे, फिर राजस्थान के किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी, फिर किस तरह का प्रभाव इन्होंने डाला, और फिर राजस्थान में कौन कौन से स्थानों पर किसान आंदोलन हुए थे। तो उनकी सारी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन क्यों हुए, राजस्थान में किसान आंदोलनों के क्या कारण थे। भाई, धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन राजस्थान के अंदर भी आ गया था। तो पहले बंगाल, फिर हमारे मध्य भारत, दक्षिण भारत, यहाँ से होते होते 1818 तक आते आते अंग्रेजों का शासन क्या राजस्थान की तरफ आ गया था। अब अंग्रेजों ने क्या किया, राजस्थान के राजाओं से सहायक संधियाँ की, और सहायक संधियों के कारण क्या हुआ, सारे के सारे राजा क्या थे, अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। जब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए तो अंग्रेजों के संरक्षण के कारण क्या हुआ, राजाओं के सामंतों पर और सामंतों की किसानों पर निर्भरता समाप्त हो गई। पहले तो क्या होता था कि जैसे ये राजा है, राजा टैक्स वसूलने के लिए बहुत सारे परगने बनाया करता था। क्या करता था, बहुत सारे परगने बनाया करता था। उन पे एक सामंत को नियुक्त करता था। अब ये सामंत क्या है, इसको एक बड़ा एरिया दिया जाता था जिससे वह टैक्स को कलेक्ट करता था। अब इसको जैसे ये वाला एरिया दिया गया है, इसको ये वाला एरिया दिया गया है, तो इसमें क्या था कि जितने भी सामंत थे वो इस एरिया से टैक्स कलेक्ट करते थे। फिर टैक्स कलेक्ट करके वो राजा को देते थे या अपने आप अपने पास रखते थे। तो इसलिए क्या, सामंत भी है ना, किसानों का ध्यान रखते थे। क्यों रखते थे किसानों का ध्यान, क्योंकि जैसे किसानों का ध्यान रखा जाएगा तो फसल में बढ़ोतरी होगी, और फसल में बढ़ोतरी होगी तो टैक्स या कर में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनको लाभ होता था। लेकिन अब अंग्रेजों के आने के कारण क्या हुआ कि जो अंग्रेजों ने किसानों से टैक्स वसूलना सीधा ही शुरू कर दिया। अर्थात सभी एरिया में पटवारी की नियुक्ति करने लग गए, और पटवारी की नियुक्ति करने से क्या हुआ कि पटवारी, कलेक्टर, तहसीलदार, इस तरह के पदों की सृजन हुआ, जिससे सामंतों के द्वारा जो किसानों से टैक्स वसूला जाता था यह वसूलना बंद हो गया। अब सामंत किसानों से टैक्स नहीं वसूलते, और राजा भी क्या है, सामंतों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेते, और राजा भी क्या है सीधे अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं, और सामंत भी सीधे अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं। तो इस तरह जो किसानों का सामंतों से और राजा से जो जुड़ाव था वह क्या, अंग्रेजों की जो सहायक संधियाँ हुई इसके कारण वह खत्म हो गया। इसलिए क्या, राजा और सामंतों ने क्या किया, किसानों पर ध्यान देना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अंग्रेजी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इसमें राजाओं का किसानों के प्रति उदार व्यवहार बदल गया था। ठीक है, कि जो अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें क्या था कि राजाओं का जो किसानों के प्रति उदार व्यवहार था अब वो बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि पहले तो क्या, राजा किसानों से टैक्स लेते थे तो उन्हें इस चीज़ का मतलब होता था, अर्थात उनसे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता था। अब राजा किसानों से किसी प्रकार टैक्स भी नहीं लेते। अब यदि अंग्रेज किसानों पर किसी प्रकार का अत्याचार करते हैं तो राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि राजा को किसी भी प्रकार से किसानों से कोई मतलब नहीं है। अब राजा की प्रजा नहीं रही है वह, ठीक है, क्यों, क्योंकि राजा खुद पेंशन पे जी रहा है। अंग्रेजी संरक्षण के कारण क्या होता है, राजाओं की विलासिता बढ़ गई थी। अब राजाओं क्या थे, सीधे सीधे अंग्रेजों से पेंशन आती थी, राजा केवल ऐशो आराम पे ध्यान देते थे, ऐशो आराम का जीवन जीते थे। इसलिए उन्होंने कर बढ़ाने प्रारंभ कर दिए। क्यों, क्योंकि यदि शोषण होता है जनता का या फिर किसानों का शोषण होता है तो राजा को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों, क्योंकि उन्हें केवल विलासितापूर्ण जीवन जीने से ही मतलब रहा था। फिर पहले क्या होता था, राजा के टाइम पे क्या होता था कि जो राजस्व लिया जाता था वह फसलों के रूप में भी लिया जाता था, नकदी के रूप में भी लिया जाता था। जो किसान नकदी देने में सक्षम नहीं थे वे किसान क्या थे, अपनी जो राजस्व क्या था कि फसलों के रूप में देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भू राजस्व को नकदी में लेना शुरू किया। अब नकदी में लेने के लिए क्या, एक फिक्स तारीख दी जाती है। अब फसलें फिक्स तारीख को देख के तो उगती नहीं है, तो फसलें यदि खेतों में खड़ी है, राजस्व देने का टाइम आ गया, तो किसान क्या करते थे, साहूकारों के पास उधार लेके आते थे पैसा। और उधार लेके आते थे तो आपको पता ही है, जो उस समय के साहूकार थे, लाला थे, ये क्या करते थे, ऊंची ऊंची ब्याज दरों पर किसानों को जो पैसा देते थे
और किसान कभी भी उन पैसों को चुका नहीं पाते थे, और वह क्या होते थे, किसान साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे, अर्थात जो जिसको डेब्ट ट्रैप कहते हैं, अर्थात ऋण जाल कहते हैं, उसमें वो फंस जाते थे। अब अंग्रेजी व्यवस्था में क्या थे, हमारे उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य को समाप्त कर दिया। भाई राजाओं के टाइम पे क्या होता था, राजा अन्याय तो करते थे लेकिन इतना भी अन्याय नहीं करते थे, वह अपने जो व्यापार वाणिज्य था उसको बढ़ावा देने का तो प्रयास करते ही थे, और इसके लिए वह क्या किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाते थे, कर नहीं लगाते थे विदेशी व्यापार। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने विदेशी व्यापार पर तो टैक्स लगा दिया और आयात पर क्या किया, टैक्स को हटा दिया। इसलिए भारत में क्या आयात तो बढ़ गया लेकिन निर्यात धीरे धीरे कम होने लग गया। जब भारत का निर्यात कम होने लग गया तो और विदेशी वस्तुएं क्या है सस्ती मिलने लग गई, तो भारत के जो देशी उद्योग धंधे थे उनकी बिक्री बंद हो गई, धीरे धीरे वह कम होते होते बंद हो गए। अब ये बंद हो गए तो जो लोग थे वो बेरोजगार होने लगे, बेरोजगार होने के बाद वे किधर लौटेंगे, वे सीधे सीधे खेती के अंदर लौटेंगे। इससे कृषि पर क्या है, भार बढ़ जाता है, इससे क्या है, कृषि पर भार बढ़ जाता है। इसलिए क्या हुआ, मजदूरों का कृषि की तरफ विस्थापन हुआ, जिससे कृषि पर भार बढ़ गया। अब बात करें जागीरी व्यवस्था की, तो जागीरी क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त नहीं करवाया गया था। भूमि बंदोबस्त तो आप समझते होंगे, भूमि बंदोबस्त का अर्थ होता है किस किसान की कौन सी भूमि है, कहाँ से कहाँ तक की भूमि है, यह भूमि किसके नाम है, यदि पिताजी का नाम यदि कोई भूमि थी तो वह किस प्रकार बच्चों के अंदर बटी, और फिर उसके बच्चों के अंदर किस प्रकार बटी, कहाँ से कहाँ तक इसकी भूमि है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, जब ये दस्तावेजों के अंदर, कागज़ों के अंदर लिख दी जाती है, अर्थात इनके पट्टे बना दिए जाते हैं, तो इसको कहा जाता है भूमि बंदोबस्त। उसके अंदर ये भी लिखा जाता है जो खेती की ज़मीन है वह किस प्रकार की है, यह वर्षा के द्वारा सिंचित की जाने वाली है, नहरों के द्वारा सिंचित की जाने वाली है, किस प्रकार की भूमि है, कितनी फसल होती है, तो ये सब चीज़ें लिखी जाती है। लेकिन उस समय क्या अंग्रेज़ों ने इस तरह का भूमि बंदोबस्त करवाया ही नहीं। जब वह नहीं करवाया तो क्या राजस्व किस तरह लिया जाना है, तो उसकी कोई ठीक से पद्धति भी नहीं थी। तो उस समय क्या है, एक लाटाकुंता पत्ती लागू कर दी गई थी। लाटाकुंता पत्ती का मतलब होता है कि जो पटवारी होता था वह खेत में जाता था, केवल एक देखता था, फसलों को देखता था और एक अंदाजे से बताता था कि आपके खेत में 500 बोरी अनाज होगा और इसमें यदि 50% टैक्स लगेगा तो आपको 250 बोरी अनाज टैक्स लगेगा। अब चाहे उसमें 500 बोरी हो चाहे 100 बोरी हो, तब भी टैक्स तो आपको 250 बोरी ही देना है। यदि आपके फसल यदि 250 बोरी हुई और किस पटवारी ने कहा आपके 500 बोरी होगी और आपके 250 बोरी हुई, तो आपके 250 बोरी का अर्थ 50% टैक्स हुआ, तो आपको 50% टैक्स में 250 बोरी देनी, और हुई 250 बोरी। तो कई बार किसान का क्या है, जितनी भी फसल होती थी सारी सारी क्या है टैक्स में चली जाती थी, और कई बार तो उस किसान को अपनी जेब से भी अलग से पैसा चुकाकर टैक्स चुकाना पड़ता था। इसलिए किसान क्या थे, इस लाटाकुंता पत्ती से परेशान थे। क्यों? क्योंकि ये एक अंदाज़ा लगाने की प्रकृति थी कि कितना टैक्स लगेगा, केवल पटवारी इसका अंदाज़ा लगाते थे और अंदाजे से ठीक नहीं होता। क्यों लगाते थे अंदाज़ा? क्योंकि उस समय क्या था, भूमि बंदोबस्त किया ही नहीं गया था। फिर राजस्थान की बात करें तो अंग्रेज़ों ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था, अर्थात राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया था। अब राजस्थान की अर्थव्यवस्था को ओपन कर दिया, लेकिन राजस्थान के जो किसान थे वह इतने शिक्षित नहीं थे अर्थव्यवस्था के बारे में, विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो उतार चढ़ाव होते इनके बारे में इतने शिक्षित नहीं थे। जिससे क्या था, जब भी किसी सामान की रेट कम होती थी या ज़्यादा होती थी तो मार्केट के अंदर तो वह कम ज़्यादा हो जाता था, लेकिन जो राजस्थान के किसान हैं वह इस चीज़ को समझ नहीं पाते थे। अब वह इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा कि वह इन उतार चढ़ाव को नहीं समझ पाएंगे। फिर क्या होगा, तो जब वो उतार आता है तो जो बड़ेती होते हैं, जो बिचौली होते हैं, वह क्या किसानों की सारी फसलों को खरीद लेते सस्ते दामों पर, और जब चढ़ाव आता तो उनको बेच देते। इससे कालाबाजारी भी बढ़ती, लेकिन कालाबाजारी से क्या होता, किसानों को किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं होता था। तथा किसान क्या है, राजस्थान के किसान क्या विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव को नहीं समझ पाते थे। अब बात करें गांधीवादी आंदोलनों की, तो उस समय क्या गांधीवादी आंदोलन काफ़ी तीव्र आक्रोश में चल रहे थे, अर्थात तीव्रता के साथ गांधीवादी आंदोलन चल रहे थे। तो गांधीवादी आंदोलनों के दौरान राजस्थान के जो किसान हैं उनमें राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। धीरे धीरे किसानों में ये चेतना आई कि हमें आंदोलन करना, और आंदोलन करके अपने जो अधिकार है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो इस तरह हमने देखा कि राजस्थान में जो किसान आंदोलन थे उनके क्या क्या कारण थे। अब बात करेंगे कि राजस्थान में किसान आंदोलनों के अन्य कारण क्या क्या थे। पहले बात करें तो चमड़ी कर, क्या है,
चमरीकर। चमरीकर क्या था कि जैसे जो किसान होते थे वह अपनी जो पुत्री होती थी तो जो पुत्री के विवाह पर क्या करता था किसान, वो अपने साहूकार को या सामंत को टैक्स देता था, तो उसे कहते थे हम चमरीकर। तो ये चमरीकर से परेशान थे। फिर आता था जकात कर, फिर आता जंगली सूअरों की समस्या। ये जंगली सूअरों की समस्या तो आप समझते होंगे कि किस तरह ये समस्या थी। कि जैसे कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजा को शिकार करने का शौक होता था। किसका शौक होता था? शिकार करने का शौक होता था। लेकिन धीरे धीरे जंगल अंग्रेजों के हक में चले गए, अर्थात अंग्रेजों ने सभी जंगलों को क्या किया? संरक्षित कर दिया। अब जंगलों को संरक्षित करने से क्या हुआ? अंग्रेजों की जो शिकार करने की प्रवृत्ति थी उस पर रोक लग गई। अब अंग्रेज जंगलों में शिकार करने के लिए शेर, चीता, हिरण, इनके शिकार करने के लिए नहीं जा सकते थे। तो क्या करते थे राजा इस कहते थे कि जो सुअर होते हैं, जंगली सुअर, उनका शिकार करेंगे हम। अब जंगली सुअर शिकार करेंगे तो शिकार करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए। तो वह क्या करते थे, किसी के भी खेत में जंगली सुअर को छोड़ देते थे और फिर वहाँ जाकर उनका शिकार करते थे। जब जंगली सुअर इधर से उधर भागते थे तो जिसके खेत में छोड़े जाते थे वो उस खेत को बर्बाद कर देते थे। यदि आपको याद हो तो बाहुबली मूवी आपने देखी होगी। बाहुबली मूवी में जब पार्ट 2 था बाहुबली मूवी का, तो पार्ट 2 के अंदर जो देवसेना और जो बाहुबली है, महेंद्र बाहुबली, जब वो उनका मिलन होता शुरुआत में, तो वो एक जंगली सुअर का शिकार करते हुए आपको दिखाए गए थे, जिसमें वो खेतों के अंदर दौड़ रहे थे सुअर। तो ये जंगली सुअर की समस्या क्या थी? राजस्थान के अंदर भी काफ़ी हद तक व्याप्त थी। फिर भ्रष्टाचार की बात कहें तो जो छोटे पदाधिकारी थे, जैसे पटवारी है, तहसीलदार है, ये क्या करते थे? राजस्थान के जो किसान हैं उनसे उच्च दरों पर कर वसूल करते थे और आगे बताया ही नहीं करते थे कि हमने टैक्स कितना लिया जा रहा है, और ऊपर ये बताया करते थे कि टैक्स तो कम ही लिया जा रहा है, जबकि किसानों को इसकी कतई बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि टैक्स की दर क्या है, किस तरह से वसूल किया जाना है। तो जो अशिक्षा है, अशिक्षा के कारण क्या भ्रष्टाचार में बढ़ावा हो रहा था। फिर आगे आती है बेकारी व्यवस्था। बेकारी व्यवस्था तो आप समझते होंगे। बेकारी व्यवस्था में क्या है, किसानों पर एक चीज़ ये लागू कर दी जाती थी कि जब भी साहूकार होते थे, राजा होते थे, इनकी किसी भी जैसे शादी होती है, ब्याह होते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, कि किसी भी तरह का कोई काम होता है, तो किसानों को वहाँ आके काम करना पड़ता था, और काम करने के बदले उनको किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी जाती थी। और इसे हम क्या कहते थे? बेकार व्यवस्था, जिसमें क्या किसान अपने सारे कार्य को छोड़ के जो साहूकार या जो राजा है उसके घर पे जाके कार्य करता था। तो इस तरह की जो समस्याएं थी, इनसे भी किसान परेशान थे राजाओं के। तो हमने बात कर ली है कि राजा और जो सामंत थे उनके किन किन बातों से किसान नाराज थे, किसान परेशान थे। तो हम आगे बात करते हैं कि राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए थे, उन किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या थी। उन किसान आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? पहली बात कहते हैं, राजस्थान के जो अधिकांश किसान आंदोलन थे वो कहाँ हुए? वो जागीरी क्षेत्रों में हुए थे। कहाँ हुए थे? जागीरी क्षेत्रों में। तो क्यों? क्योंकि जितने भी किसान थे वो जागीरदारों से परेशान थे। किन से परेशान थे? वो जागीरदारों से परेशान थे। क्यों? क्योंकि उन पर क्या तिहरा नियंत्रण हो गया था। किसका? कैसा नियंत्रण हो गया था कि एक तरफ तो उनको अंग्रेज परेशान करते थे, एक तरफ से राजा परेशान करता था, तो तीसरी तरफ से सामंत या जागीरदार परेशान करता था। अब किसान इनको संतुष्ट करे, इसको संतुष्ट करे, इसको संतुष्ट करे, तो किसान परेशान हो गया था कि वह राजा को संतुष्ट करे, जागीरदार को संतुष्ट करे, या फिर अंग्रेजों को संतुष्ट करे। तो इस वजह से किसान बहुत हद तक परेशान हो गया था। तो विशेषताओं की बात करें, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तिहरा नियंत्रण था। अब राजस्थान के जो किसान थे, राजस्थान के जो अधिकांश किसान आंदोलन थे वो अहिंसक थे। उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें की, बहुत सारे आंदोलन किए। वो आगे जो हम पढ़ेंगे उन आंदोलनों के बारे में। लेकिन हम किसी भी आंदोलन के बारे में ये चीज़ देख लेंगे कि एक भी आंदोलन क्या है, हिंसक नहीं था। अतः किसी ने भी हिंसा नहीं की, किसी ने भी किसी को मारने की या किसी भी तरह का विद्रोह करने की कोशिश नहीं की। केवल एक जो मेव किसान आंदोलन था, मेव जो भरतपुर साइड में हुआ था, अलवर भरतपुर साइड में, तो उस आंदोलन को छोड़ दें तो कहीं भी आंदोलन क्या था, हिंसक नहीं हुआ। फिर बात करें राजस्थान के जो किसान आंदोलन थे, उनके दौरान क्या जाति पंचायतों ने अपनी भूमिका बहुत बड़ी निभाई थी। अर्थात किसान आंदोलन की शुरुआत में क्या करते थे, उस एरिया की जो जाति पंचायती थी उनको पहले तो हल्की हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या उनको में क्या है, सुदृढ़ता आने लग गई। सुदृढ़ता का अर्थात उनके अंदर निर्णय लिए जाने लगे, निर्णय लिए जाने के उनको लागू करने का प्रयास किए जाने लगा। इससे कि राजस्थान के किसानों के अंदर एकता स्थापित होने का प्रयास किया गया। फिर बात करें बाहरी नेताओं की, तो बाहरी नेता राजस्थान के किसान आंदोलन थे, उन्होंने अंदर आए
उनको अपनी राय दी, मशवरे दिए, साथ ही साथ उनको नेतृत्व भी दिया। जैसे कहाँ से कौन कौन आया? विजय सिंह पतिंग हमारे उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ से आए? विजय सिंह पतिंग हमारे उत्तर प्रदेश से आए। हरिभाऊ उपाध्याय हमारे मध्य प्रदेश से आए। यासीन खान कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा से। तो इस तरह हमने देखा जो बाहरी नेता है उन्होंने भी राजस्थान के किसान आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किया था। फिर बात करें अगले की विशेषता की, तो राजस्थान के जो किसान आंदोलन थे उनमें जो व्यापारी वर्ग थे उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, अर्थात जो आर्थिक सहयोग देने में व्यापारियों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई राजस्थान के किसान आंदोलनों में। जैसे कि हमारे एक तो जमनालाल बजाज जी है, रामनारायण चौधरी जी है, ये दोनों क्या थे? व्यापारी थे और राजस्थान के किसान आंदोलनों में इन्होंने बहुत बड़ी और बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। फिर बात करें राजस्थान के किसानों ने आंदोलन में जो मेले और त्यौहार थे इनका सकारात्मक प्रयोग किया। अब राजस्थान के किसानों ने क्या किया कि वैसे तो उनका मिलना या एकजुट होना संभव नहीं हो पाता था, लेकिन जब भी राजस्थान के अंदर त्यौहार और मेले का आयोजन किया जाता था तो राजस्थान के किसान उस मेले के अंदर इकट्ठा होते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, आगे की रणनीतियाँ बनाते थे कि राजा से हमें किस प्रकार मिलना है, अपनी शिकायत किस तरह से प्रस्तुत करनी है, अपनी जो भी तकलीफ़ें समस्याएं उनको किस प्रकार बताना है, पिछली बार बताया था उसका क्या हुआ। तो इस प्रकार जो उनके विचार होते थे उनको जो बांटने के लिए जो मेले और त्यौहार थे इनका उन्होंने सकारात्मक प्रयोग किया। साथ ही साथ देखें कि जो महिलाएं थी, जितने भी किसान आंदोलन थे उनमें महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने योगदान दिया था, अर्थात बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। महिलाओं ने भी क्या किया था? किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। फिर उसी समय जो आर्य समाज थे, दयानंद सरस्वती जी का जो आर्य समाज था, उन्होंने भी राजस्थान के जो किसान आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी, अर्थात सकारात्मक भूमिका निभाई थी। इसलिए किसान आंदोलनों के दौरान क्या बहुत सारे सुधार कार्य भी किए गए थे। ये नहीं था केवल अपने करों को लेकर ही वे कार्य कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए जो किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं से हटकर भी थे, अर्थात सुधारवादी कार्य भी उन्होंने किए। अब बात करें जो राजनीतिक संगठनों ने किसान आंदोलनों का समर्थन किया था, जैसे राजस्थान सेवा संघ ने कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन किया। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 1938 के बाद में, 38 से पहले भी काफ़ी बार जो किसान आंदोलन थे उनका समर्थन किया। फिर बात करें प्रजामंडल, तो प्रजामंडल आंदोलन भी साथ ही साथ चल रहे थे। 1931 से राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत जयपुर से कपूरचंद पाटनी जी की निर्देशन में हो गई थी। तो उन्होंने भी राजस्थान के किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। अब किसान आंदोलनों के दौरान देखें तो किसानों ने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। ऐसा नहीं था वो केवल करों का, राजाओं का या सामंतों के जो अत्याचार थे उनका विरोध कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने जो राजनीतिक और सामाजिक असमानता थी उनका भी विरोध करना शुरू किया। तो इस तरह हमने उनका स्वरूप देख लिया कैसा था। अब राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनके क्या प्रभाव थे उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के किसान आंदोलनों की प्रभाव। राजस्थान के किसान आंदोलनों के कारण क्या है? आज़ादी के बाद राजस्थान में जागीरदारी जो व्यवस्था थी उसका उन्मूलन हुआ। अर्थात राजस्थान में आज़ादी से पहले जो जागीरदारी व्यवस्था के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन खड़ा किया था, वह आज़ादी के बाद क्या जागीरदारी उन्मूलन का एक स्रोत बना, अर्थात वह एक तरीका बना जिससे सबको प्रेरणा मिली कि हमें जागीरदारी व्यवस्था को ख़त्म करना है। दूसरा प्रभाव देखें, जो छोटे छोटे किसान नगर थे वो किसान आंदोलन के मुख्य केंद्र बने थे। बहुत सारे ऐसे नगर थे जैसे बिजोलिया है, नीमूचना है। तो इस तरह के जो किसान आंदोलन थे, नगर थे, ये क्या थे? किसान आंदोलन केंद्र बने। धीरे धीरे क्या राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का भी फिर इसमें उदय हुआ, अर्थात उन नगरों का विकास हुआ और उन नगरों का विकास होने के बाद जो आसपास के गांव थे, आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, उन क्षेत्रों के अंदर इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे थे। फिर किसान नेताओं ने क्या किया? आज़ादी के बाद राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया था। किसान नेताओं ने क्या किया? धीरे धीरे अपने किसान आंदोलनों को पूरा किया और आंदोलनों को पूरा करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? राजनीति में भाग लेना शुरू किया और राजस्थान की राजनीति में किसानों को कल्याण की तरफ मोड़ा। धीरे धीरे क्या हुआ? राजस्थान के जो राजनीति को क्या किसान कल्याण की तरफ मोड़ा, अर्थात धीरे धीरे क्या राजनीति के साथ साथ किसानों के बारे में भी सोचा जाना शुरू हुआ। अब किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था। क्या हुआ? महिलाओं ने भाग लिया, जिससे क्या महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिला था। देखेंगे आप, जैसे हमारे जयपुर किसान आंदोलन है, शेखावटी किसान आंदोलन है,
बूंदी किसान आंदोलन है। तो इसमें क्या था कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब किसान आंदोलन में क्या कारण क्या हुआ, किसानों ने में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। धीरे धीरे उन्हें अपनी समस्या का पता चला, फिर धीरे धीरे उन्हें देश की समस्या का भी धीरे धीरे उन्हें पता चला। फिर राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो गए। किसान आंदोलन के साथ साथ क्या हुआ, फिर धीरे धीरे प्रजामंडल आंदोलन भी शुरू हो गए थे। अब किसान आंदोलन ने क्या किया, राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे राजस्थान में क्या राष्ट्रीय आंदोलन की प्रभाव कम ही था, इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जैसे ही राजस्थान किसान आंदोलन शुरू हुए, किसान आंदोलन से क्या हुआ, नगरीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। नगरीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो धीरे धीरे जितने भी राष्ट्रीय दल थे, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, उन्होंने क्या किया, राजस्थान के किसान आंदोलन को समर्थन देना शुरू हुआ। इसी तरह राजस्थान में क्या हुआ, प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई और इससे क्या था, जो राजस्थान को क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सका। अब किसान आंदोलनों के दौरान क्या था, जितने भी बहुत सारे समाचार पत्र, पुस्तकें, इनका प्रकाशन होना शुरू हो गया था। क्या हुआ, बहुत सारे समाचार पत्र, पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिससे क्या हुआ, अभिव्यक्ति की आज़ादी या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसको बल मिला। तो हमने ये चीज़ भी देख लिया, अर्थात जो राजस्थान के किसान आंदोलन थे, इनके क्या प्रभाव थे, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। अब एक एक करके हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन हुए, इसके अंदर हम 7 किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। बिजोले किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, सिकाउट किसान आंदोलन और भरतपुर किसान आंदोलन। एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। अब बिजोलिया की बात करें तो हमने इससे पहले राजस्थान की जो मध्यकालीन राजस्थान की क्या राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी कर ली थी, जिसमें हमने क्या किया था कि जो मेवाड़ था, मेवाड़ वाला एरिया था, तो मेवाड़ वाले एरिया में महाराणा ने क्या किया था, मेवाड़ वाले क्षेत्र को 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में बांट रखा था, जिसके अंदर सलुम्बर था, ऊपरमाल था, तो इस तरह बहुत सारे ठिकाने थे। तो उसमें क्या, बिजोलिया भी क्या था, मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। उन 16 ठिकानों में से एक हमारा बिजोलिया को भी माना जाता था। अब मेवाड़ रियासत में क्या थे, कुल प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हुआ करते थे। अब राणा सांगा ने क्या किया, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दे दी थी। ऊपरमाल की जागीर किसको दे दी थी, राणा सांगा ने अशोक परमार को। आपको पता होगा ऊपरमाल की जागीर अर्थात जो ऊपरमाल का पठार, तो आपने सुना ही होगा ज्योग्राफी के अंदर। ऊपरमाल का पठार क्या है, बिजोलिया से लेके जो हमारा भैंसरोडगढ़ है किला, आपने सुना होगा भैंसरोडगढ़ के किला चित्तौड़गढ़ में, तो बिजोलिया से लेके भैंसरोडगढ़, ये हमारा जैसे मान लो ये बिजोलिया है, ये भैंसरोडगढ़ है, तो इसके जितना भी एरिया है इसको हम ऊपरमाल का पठार या ऊपरमाल क्षेत्र कहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र क्या है कि अशोक परमार को दे दिया था, किसने, राणा सांगा ने। क्यों दिया था, क्योंकि जो हमारा खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी, राणा सांगा की अशोक परमार ने सहायता की थी, और इससे खुश होकर ऊपरमाल की जागीर राणा सांगा ने अशोक परमार को दे दी थी। अब अशोक परमार कहाँ था, जगनेर, अर्थात उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अब पहले के समय में उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसी चीज़ें तो हुआ नहीं करती थी, क्षेत्र बटे हुए थे, अर्थात जो जगनेर उत्तर प्रदेश नामक जगह है, वहाँ पे अशोक परमार रहने वाला था। अब बिजोलिया क्या, ऊपरमाल की जागीर का ही मुख्यालय हुआ करता था। ऊपरमाल की जो जागीर थी उसका मुख्यालय क्या हुआ करता था, हमारा बिजोलिया। अशोक परमार के खानवा की युद्ध, अशोक परमार ने क्या किया था, खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अब बिजोलिया किसान आंदोलन के समय क्या था, मेवाड़ का राणा कौन था, महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह क्या था वहाँ का, बिजोलिया का किसान आंदोलन का बिजोलिया में जब किसान आंदोलन चल रहा था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था, फतेह सिंह। अब वही बात कि बिजोलिया के किसान आंदोलन थे, तो किसान आंदोलन का कारण क्या रहा, बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ उसके क्या कारण थे, वही पुराने। पहली बात तो 84 प्रकार के करते, किसान याद भी नहीं रख पाते थे, इतने प्रकार के करते, और उनको ज़बरदस्ती और बहुत बुरी तरह से उनको वसूला जाता था, अतः मार मार के वसूला जाता था। तो किसान इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अत्यधिक भू राजस्व था, अत्यधिक भू राजस्व मतलब भू राजस्व 50% से ज़्यादा था, और करों की तो गिनती ही नहीं थी, 84 प्रकार के कर आपको बताएं। फिर करों को वसूलने की व्यवस्था, अर्थात जो लाटा कुंतापत्ति केवल अंदाज़ा लगा के ही टैक्स वसूल कर लिया जाता था। तो बेकार व्यवस्था है, आपको पता है, बिना पैसे अर्थात मुफ्त में कार्य करवाने की प्रवृत्ति थी, जिसे बेकार व्यवस्था कहेंगे। फिर चमरीकर, चमरीकर भी आप समझते हो, चमरीकर में वो किसान अपनी पुत्री की जब शादी करता था तो वह अपने सामंत या साहूकार को क्या है,
टैक्स में कुछ पैसा दिया करता था, इसे क्या कहते थे, चमरी कर। साथ ही साथ अगला कर आता था तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यह कर क्या होता है, जैसे एक सामंत है, सामंत की मृत्यु हो गई, सामंत की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तब उसका पुत्र नया सामंत बनेगा। क्या है, पुत्र नया सामंत बनेगा। अब जो राज्याभिषेक होता था, जैसे राजा के बाद दूसरा राजा बनता, वैसे सामंत के बाद दूसरा सामंत बनता था, तो उसको कहते थे तलवार बंधाई। क्या कहते थे, तलवार, कि उसको नया सामंत बनाया है, तलवार बंधाई। तब सामंत क्या करता था, राजा को एक टैक्स देता था, राजा को एक टैक्स देता था। यदि सामंत जो सामंत का बेटा यदि सामंत बनेगा तो उसे राजा को एक टैक्स देना पड़ेगा। अब सामंत पहले तो क्या होते थे, अपने पास से सारा टैक्स देते थे, अपने जो खुद के पास से पैसे होते थे वह सारा का सारा पैसा टैक्स का वो अपने पास से देते थे। फिर धीरे धीरे सामंतों ने क्या किया, ये जो टैक्स था तलवार बंधाई का, तो ये टैक्स क्या किसानों से वसूल करना शुरू कर दिया। अब किसान परेशान हो गए, क्यों, क्योंकि किसान कहते थे कि ये तो पैसा आपको अपने पास से देना था, या आप हमसे वसूल क्यों कर रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बन भी तो हम तुम्हारे लिए रहे इस सामंत। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या है, तलवार बंधाई कर क्या है, किसानों से वसूल करना शुरू किया। अब इससे किसान परेशान रहने लगे। तो आपको समझ में आ गई होगी तलवार बंधाई कर क्या है। फिर 1903 की बात करें, 1903 में क्या है, बिजोलिया के सामंत कौन थे, कृष्ण सिंह। 1903 में क्या हुआ, किसानों बिजोलिया के सामंत कौन थे, कृष्ण सिंह। उन्होंने क्या किया, चमरी कर लगा दिया। अब चमरी कर में क्या था कि चमरी कर में किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय टैक्स लिया जाता था। चमरी कर में क्या होता था, किसानों से उनकी जो लड़की की शादी होती थी उस समय टैक्स लिया जाता था। अब ये कई किताबों में अलग अलग है। अब कभी कभी आपको ये 5 रुपये मिलेगा कि ये टैक्स 5 रुपये लिया जाता था, कहीं कहीं 7 रुपये लिखे मिलेगा, कहीं कहीं 13 रुपये मिलेगा आपको। लेकिन आपको इन उलझनों के अंदर नहीं पड़ना है कि 5 रुपये, 13 रुपये, 7 रुपये, कितना रुपये। लेकिन आपको इसका मूल क्रक्स समझना है, क्योंकि परीक्षा में इस चीज़ पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है। यदि आप मेंस के अंदर लिखेंगे कि 5 रुपये, 13 रुपये, या फिर राशि नहीं लिखेंगे तो नहीं फ़र्क पड़ता है इतना, लेकिन आपको इसका क्रक्स तो समझाना ही पड़ेगा कि चमरी कर आखिर है क्या। साथ ही साथ जो तलवार बंधाई कर है, कौन सा तलवार बंधाई कर है, इसमें क्या होता था, नया सामंत के द्वारा राजा को टैक्स दिया जाता था। अर्थात पुराना सामंत की जब मृत्यु होती थी तो नया सामंत क्या करता था, राजा को टैक्स के रूप में पैसा दिया करता था। लेकिन 1906 के बाद पृथ्वी सिंह ने क्या किया, तलवार बंधाई कर किसानों पर लगा दिया। अर्थात कृष्ण सिंह थे पहले तो 1903, तो 1906 में फिर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। तो कृष्ण सिंह के बाद क्या है, जो पृथ्वी सिंह है, इनको सामंत बनाया गया। तो उन्होंने क्या किया, जो तलवार बंधाई कर था ये किसानों पर लागू कर दिया था, किसानों के द्वारा ही दिया जाएगा, उन्होंने इस चीज़ को लागू कर दिया। अब पृथ्वी सिंह कौन था, वो भी बिजोले का सामंत था। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद बिजोले का सामंत कौन बनता है, पृथ्वी सिंह। तो आप इस चीज़ को समझ गए। अब बात करते हैं आंदोलन की, आंदोलन किस तरह हुआ। आंदोलन की बात करें तो बिजोले के किसान आंदोलन हम 3 चरणों के अंदर पढ़ते हैं। कितने चरणों के अंदर पढ़ते हैं, बिजोले के किसान आंदोलन 3 चरणों के अंदर पढ़ते हैं। अब 3 चरणों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दुनिया का जो किसान सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा रहा है, हमारा बिजोलिया का किसान आंदोलन ही रहा है। अब बिजोलिया के किसान आंदोलन 1897 से शुरू हुआ और 1941 तक चला। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये 44 साल तक चलने वाला पहला किसान आंदोलन रहा दुनिया का, जो 44 साल तक चला है। तो पहले चरण की बात करते 1893 से लेकर 1914 तक रहा। अर्थात इसमें जो बाहरी नेता थे, जैसे हमारे विजय सिंह पथिक और जो नेता थे, तो इनका आगमन 1914 के बाद होगा। तो पहले चरण में क्या था कि 1897 से लेकर 1914 तक का काल रहा। दूसरे चरण की बात करें तो 1914 से 1923 तक का काल रहा। और तीसरे चरण की बात करें तो 1923 से लेकर 1941 तक का टाइम रहा। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, 3 चरणों के अंदर पढ़ेंगे। पहले चरण की बात करें बिजोले के किसान आंदोलन की, तो पहला चरण क्या 1897 से लेकर 1914 तक रहा था। अब बिजोले किसान आंदोलन का पहला चरण 1897 से 1914 तक रहा। अब इसमें हुआ क्या, सारे के सारे किसान क्या थे, इकट्ठा हुए। पहले बात करते हैं कि धाकड़ किसान, वहाँ पे कौन सी जाति के किसान है, धाकड़ जाति के किसान है। तो उन्होंने क्या किया, गिरधारीपुरा या फिर गिरधरपुरा गाँव, कोई सा ले लो, या तो गिरधरपुरा कह दो या गिरधारीपुरा गाँव कह दो, वहाँ से क्या किया, बिजोले किसान आंदोलन को शुरू किया था। क्या किया उन्होंने, जो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उन्होंने आपको बताना है कि पहली बात तो धाकड़ किसानों ने की ये शुरुआत। दूसरी बात क्या है, गिरधरपुरा गांव है, वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत की गई। मतलब बिजोले किसान आंदोलन के
पहले चरण की शुरुआत धाकड़ किसानों के द्वारा की गई, जब कहाँ से, गिरधरपुरा गांव से। और गिरधरपुरा गांव कहाँ है, बिजोला ठिकाने में एक जगह है, वहाँ पे बिजोला किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अब आगे बात करें हम जो साधु सीताराम दास है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि गिरधरपुरा गांव में क्या हुआ होगा, कोई मेला हुआ होगा, कोई गोष्ठी हुई होगी, जाति पंचायत हुई होगी। तो ये क्या है कि धीरे धीरे इकट्ठा होते थे। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने पर क्या करते थे, सारे के सारे इकट्ठा होते थे, दाग देने जाते थे। आज तो 100 आदमी इकट्ठा होने भी मुश्किल हो जाते किसी की मृत्यु होने पर, लेकिन पहले क्या होते थे, 7 गाँव, 7 पैड़, 7 पोत, अर्थात क्या 7 पीढ़ी तक के जितने भी रिश्तेदार होते थे, सबको किसी की भी मृत्यु होती थी तो उस मृत्यु में दाह संस्कार के अंदर आना होता था। तो जब वो आते थे तो क्या होता था, उनके विचारों का आदान प्रदान होता था। तो ऐसे ही क्या था, गिरधरपुरा गांव में जो धाकड़ किसान थे वो इकट्ठा हुए थे। अब वहाँ पे क्या थे, एक लाइब्रेरियन थे। कौन थे, जो पुस्तकालय का चलाने वाले कौन थे, साधु सीताराम दास। उन्होंने किसी की जो दाह संस्कार में इकट्ठा हुए, वहाँ पे बातचीत चली। बातचीत चलने के दौरान फिर बात क्या हुई, बात ये हुई कि वहाँ पे जो साधु सीताराम दास जी थे, उन्होंने कहा कि भैया अपने ऊपर इतना टैक्स चल रहा है, इतना अन्याय चल रहा है। तो उस समय जो लाइब्रेरियन होते थे उनको क्या सबसे ज़्यादा समझदार माना जाता था। तो उनकी बात सुनी कि बताओ आप क्या करें, तो इसका जवाब उन्होंने कहा कि भैया अपने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है, ये थोड़े समझदार आदमी लगते हैं। इनको क्या कहा कि जितने भी किसान हैं उनकी समस्याओं की एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बना के जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से जाके मिलो और उनको बताओ कि भाई इतना सारा अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है इनको दूर करने का प्रयास करो। तो साथ सीताराम जी ने क्या किया कि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल है, इन किसानों को कहा कि भाई तुम दोनों जाओ, तुम दोनों थोड़े थोड़े समझदार लगते हो, समझदार हो तो जाओ राजा के पास, जो महाराणा फतेह सिंह जी, इनसे मिलो, उनको समझाओ कि भाई अपने ऊपर इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय ठीक नहीं है, थोड़ा अन्याय कम करो। अब वो दोनों महाराणा फतेह सिंह के पास गए। फतेह सिंह ने कहा कि भाई मेरे राज में इतना अन्याय हो रहा है, लेकिन मैं मानूँ कैसे, कि चलो नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने कहा कि आप जाके देख लो इतना अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं क्या करता हूँ कि एक हामिद जो अधिकारी है कि इसको मैं नियुक्त कर देता हूँ कि ये जाके देखेगा कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हामिद को क्या किया, जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। अब साधु सीताराम दास क्या थे कि बिजोरे क्या थे, एक लाइब्रेरियन थे। अब क्या था कि जो जांच अधिकारी कौन था, हामिद ने देखा कि हाँ अन्याय तो हो रहा है, तो उन्होंने राजा को बताया। तो राजा ने कहा कि इनके टैक्स को कम करो। तो सामंत ने कहा कि पृथ्वी सिंह उस समय सामंत थे, तो सामंत ने कहा कि ठीक है हम कम कर देंगे। लेकिन ये बातें चलती रही, लेकिन टैक्स कम हुआ, ना किसी ने ध्यान दिया, ना किसानों की तरफ से दोबारा कोई गया। तो इस तरह बात क्या थी, धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडे रास्ते में चली गई। तो राजा भी भूल गया, जो जांच अधिकारी थे वो भी भूल गए, क्या हुआ था क्या लागू हुआ था, किसी कुछ पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे सारी बातें ठंडी हो गई और किसानों को इस चरण में कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन क्या था, धीरे धीरे क्या था कि उस क्षेत्र में जागृति तो बढ़ने लग गई, और स्थानीय नेता थे, उन्होंने किसान आंदोलन के पहले चरण को नेतृत्व देना शुरू किया था। तो उन्होंने बातचीत शुरू की कि हम राजा से दोबारा मिलेंगे, उनको बताएंगे कि आपके द्वारा दिए गए जो आदेश थे वह सामंतों ने नहीं माना, और किसी प्रकार के सुधार या किसी प्रकार के टैक्सों को कम करने का प्रयास नहीं किया गया। तो कौन कौन से नेता बने उस समय, प्रेमचंद, भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। तो ये क्या थे, कुछ प्रमुख नेता थे जो उग्र अपने विचार रखते थे और उग्रता से बात करते थे कि हमें राजा से बात करनी है और जो हमारे जो समस्याएं हैं उनका निराकरण का प्रयास करना है। अब बात करें तो धीरे धीरे पहले चरण में तो कोई सफलता मिली नहीं, फिर दूसरा चरण शुरू होता है 1914 से 1923 तक का दूसरा चरण हमारा। 1914 से 1923 तक हमारा दूसरा चरण था। अब इस चरण की विशेषता यह थी कि इसके अंदर क्या है कि साधु सीताराम दास जी कहते हैं कि भैया ये पहला चरण तो हमने चला लिया, कितना बढ़िया तरीके से चलाया है, लेकिन इसमें सफलता तो कोई मिली नहीं। तो उस समय क्या है कि जो हमारे विजय सिंह पथिक थे, जिनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह जी था, जो हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वो अभी राजस्थान में आए हुए थे। राजस्थान में क्या थे, आए हुए थे। तो उनको कहा कि जब आप उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन चला सकते हो तो आप हमें भी गाइडेंस दो। तो विजय सिंह पथिक ने कहा बताएं गाइडेंस क्या चाहिए, क्या आप बताओ, हमारे नेतृत्व तो आप ही संभालो और आप बताओगे जैसे जैसे करेंगे। वो बोले कि ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे चरण में क्या है
कि विजय सिंह पथिक क्या बिजोले किसान आंदोलन के दूसरे चरण में आंदोलन से जुड़ जाता है। और किसके कहने पे? साधु सीताराम दास के कहने पे। अब विजय सिंह पथिक क्या था? उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये तो आपको पता ही होगा कि विजय सिंह पथिक जो 1915 के अंदर गदर पार्टी के द्वारा राजस्थान के और या फिर पूरे भारत के अंदर एक साथ क्रांति करने का जो प्रस्ताव रखा गया था, विचार किया गया था, उसमें राजस्थान के अंदर क्रांति करने के लिए सहयोग देने के लिए कौन आए थे? विजय सिंह पथिक। लेकिन क्रांति की जो योजना थी ये विफल हो जाती है और जो विजय सिंह पथिक है जो छुप कर रहने लग जाते हैं। तो विजय सिंह पथिक क्या थे? जो छुप कर रहते थे। तो उन्होंने क्या किया? फिर धीरे धीरे क्या भेष बदला और भेष बदल के क्या साधु सीताराम दास के कहने पे बिजोले किसान आंदोलन का जो दूसरा चरण था उसको नेतृत्व प्रदान किया। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और विजय सिंह पथिक क्या थे? ओचड़ी गांव में स्कूल चला रहे थे। ओचड़ी गांव में क्या कर रहे थे? उस समय स्कूल चला रहे थे। साधु सीताराम दास के कहने पे वो नेतृत्व संभालते हैं। और ओचड़ी गांव हमारे चित्तौड़गढ़ में। अब बात करें तो फिर साधु विजय सिंह पथिक ने कहा कि भैया ऐसे तो चलता नहीं है। बोले कैसे? कि यदि आप आते हो, मिलते हो, किसी के मेले में मिल लिया, किसी की जो हमारे मृत्यु के समय मिल लिया, तो ऐसे यदि आप मिलोगे तब तो आज मिले न कल मिले आपको आपके अधिकार। तो बोले तो क्या करना चाहिए? क्या मैं एक क्या करना चाहिए? एक ग्रुप बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक ग्रुप बनाना चाहिए। बोला कैसा ग्रुप? कि ऊपरमाल हमारे एरिया है तो यहाँ पे ऊपरमाल पंच बोर्ड नाम का एक ग्रुप बनाओ, अर्थात एक संस्था बनाओ। संस्था का नाम क्या होगा? ऊपरमाल पंच बोर्ड। और स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने। कब की? कि ये सबसे अच्छा दिन होता हरियाली अमावस्या का। हरियाली अमावस्या के दिन क्या किया? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में की गई। और कहाँ की गई? बैरीसाल गांव में। बैरीसाल गांव में ये ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। अध्यक्ष किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को। अध्यक्ष बनाया गया हमारे मन्ना पटेल को। किसका? विजय सिंह पथिक ने कहा कि भैया अध्यक्ष वही बनना चाहिए जो उस एरिया का हो। अब मैं तो उस एरिया का हूँ नहीं, मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और फिर क्या, मेरी तो दर पकड़ चल रही है, कभी भी मेरे को पकड़ा जा सकता है, जेल में डाला जा सकता है। तो इसकी वजह यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति को ही इस ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो किसे बनाया गया? मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। अब विजय सिंह पथिक ने क्या? ऊपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया। अब वो ये है कि जैसे गाँव के अंदर एक समिति तो पूरे गांव का ध्यान रखती है, अर्थात सरपंच और साथ में एक सेवा समिति बनाई जाती है जिसमें नए नए छोरे होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनके द्वारा जो कार्य बताए जाते हैं उन कार्यों को करते हैं। तो नए नए छोरों को मिलाकर क्या किया? ऊपरमाल पंच सेवा समिति का भी गठन कर दिया, जो ऊपरमाल पंच बोर्ड के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, कार्य बताए जाते थे, उन कार्यों को करते थे। अब विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका नामक एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि हमें जो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक समाचार पत्र या पर्चा छापना शुरू करना चाहिए। पर्चे तो आप समझते होंगे, पहले आज जो अखबार आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, पहले के समय में इस प्रकार के समाचार पत्र नहीं आते थे। पहले क्या होता था कि 1 या 2 पन्ने के पर्चे छपते थे। उन पर्चों के अंदर जो भी जानकारी देनी होती थी उन पर्चों के अंदर लिख दी जाती थी और वही बांटे जाते थे। तो आप जैसे आज 25-25, 30-30 पन्नों के जो समाचार पत्र आते हैं, पहले के समय में इस प्रकार के समाचार पत्र नहीं छपते थे। तो विजय सिंह पथिक ने क्या किया? ऊपरमाल का डंका नामक एक समाचार पत्र छापा। नाम से आप समझ सकते हैं, डंक को कहते हैं ना, डंका बजा देंगे। तो ऊपरमाल का डंका उन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया कि अब किसान जाग चुके हैं और ऊपरमाल के किसान जाग चुके हैं। तो ये डंका कहाँ बज रहा है? ये ऊपरमाल के अंदर बज रहा है। विजय सिंह पथिक की प्रेरणा से क्या हुआ? फिर माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए। माणिक्यलाल वर्मा आप जानते हैं, मेवाड़ के एरिया के, जो आपने तीसरे चरण की बात करेंगे तो तीसरे चरण जो एकीकरण के तीसरा चरण था, तो तीसरे चरण के अंदर जो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री हमारे माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं। आपको ये याद हो तो एकीकरण का चरण में तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? माणिक्यलाल वर्मा। तो वही माणिक्यलाल वर्मा इस समय विजय सिंह पथिक के कहने पर शामिल हो जाते हैं। अब माणिक्यलाल वर्मा पहले क्या, बिजोले किसान आंदोलन ठिकाना था ना, बिजोले ठिकाना, उसमें नौकरी किया करते थे। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि नौकरी करके कब तक चलेगा, तो मैं खुद का आंदोलन खड़ा करना चाहिए। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बिजोले किसान आंदोलन में शामिल हो गए। कौन? माणिक्यलाल वर्मा। और विजय सिंह पथिक के कहने पर क्या, बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसमें बिजोले के आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा कि भैया बिजोले किसान आंदोलन का हम कांग्रेस के रूप में समर्थन करते हैं। तो ये प्रस्ताव भी कब रखा गया? जिस समय बाल गंगाधर तिलक के
समय 1919 में क्या है, कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था। आपको ये बता दीजिए कि बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन रखा प्रस्ताव किसने रखा था, बाल गंगाधर तिलक ने। अब गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था 1919 के अंदर। गांधी जी, आपको याद हो तो वो गांधी जी का शुरुआती चरण था, जो आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर गांधी जी का शुरुआती चरण था। और गांधी जी क्या थे, अपने आंदोलन को भटकाना नहीं चाहते थे, अर्थात वो अपने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे। और वो किसानों की तरफ उस समय मोड़ने के उनका मन नहीं था या मूड नहीं था, कुछ भी मान ले, तो वो चाहते थे कि जो अपना राष्ट्र मुद्दा है वो अंग्रेज़ों को भगाने तक ही सीमित होना चाहिए। लेकिन इसी वजह से गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। और 1920 के जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन था, उसमें किसानों ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया था। उन्होंने क्या किया कि यदि आप हमारा विरोध करते हैं तो उन्होंने जो अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन के बाहर जैसे आप प्रदर्शनी लगाते हैं जिसके अंदर पर्चे लगाते हैं, ये बताते हैं कि हमारे ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर जितनी किताबें लिखी गई है, जितनी बातें लिखी गई है, उन सब बातों को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिससे जो कांग्रेस के अंदर जो अधिवेशन के अंदर लोग आए हैं उनका दिल क्या पसीजे कि राजस्थान के अंदर कितना अन्याय हो रहा है, और उस पर भी देश के अंदर चर्चा की जानी चाहिए, इस बात पे एक मत हो। अब जो अधिवेशन हुआ था 1920 का, इसमें गांधी जी ने किसानों का नैतिक समर्थन कहा कि गांधी ने कहा कि ठीक है, हम मानते हैं आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, और हम ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली कहते हैं कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। ठीक है, ये अन्याय बंद होना चाहिए। तो अनऑफिशियली तो उन्होंने कह दिया, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही। अब जो बिजोले की ठिकाना था, उसमें 2 जांच आयोग गठित किए गए थे। फिर क्या किया, धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा हुआ। अब आंदोलन बढ़ा हुआ तो फिर उनकी जांच करने के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। कौन कौन से? पहला तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो 1919 के अंदर, और एक राज सिंह बेदला आयोग 1920 के अंदर। तो परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो निम्न में से कौन सा आयोग बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित है। तो एक तो हमारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है और एक राज सिंह बेदला आयोग है। अब धीरे धीरे क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर के किसान आंदोलन, जो बिजोलिया किसान आंदोलन थी, इसके पर चर्चा होने लगी। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन पर चर्चा होने लगी तो अंग्रेज भी समझने लगे कि बिजोलिया के किसान आंदोलन शायद परेशान है। तो उन्होंने कहा कि चलो बातचीत करते हैं। बातचीत करके उन्होंने एक समझौता किया 1922 के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन था 1922 के अंदर। अंग्रेजों के आगमन के बाद समझौता किया गया। क्या हुआ? समझौता किया गया। अब 1922 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण क्या हुआ, ये समझौता हुआ। अब समझौता तो कर दिया गया। अब समझौते में कौन कौन शामिल हुआ? अंग्रेजों की तरफ से तो हमारे रॉबर्ट हॉलैंड, जो क्या थे उस समय के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। पॉलिटिकल एजेंट थे हमारे विल्किंसन, और ओगलवी क्या थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल के सेक्रेटरी। तो 3 लोग कौन कौन से? रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी था, विल्किंसन पॉलिटिकल एजेंट था, और ओगलवी क्या था, एजेंट टू गवर्नर जनरल था ना, रॉबर्ट हॉलैंड, उसका सेक्रेटरी या सचिव। राजा की तरफ से कौन कौन से मंत्री शामिल है? एक तो प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, एक बिहारी लाल। कौन कौन? प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। तो इस तरह 2 मंत्री शामिल हुए, प्रभाष चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल। समझौते में किसानों की तरफ से कौन शामिल हुआ? किसानों की तरफ से शामिल हुए थे हमारे मोतीराम और नारायण पटेल। मोतीराम, नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। कौन कौन शामिल हुए? मोतीराम, नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा। तो इस तरह से एक समझौता किया गया 1922 के अंदर। जिस समझौते के तहत क्या किया गया, किसानों पर जो 84 प्रकार के कर थे, उसमें से 35 करोड़ को माफ़ कर दिया गया। क्या किया गया? 35 करोड़ को माफ़ कर दिया गया कि अब उन पर इस टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बिजोली के सामने थे केसरी सिंह। पहले कृष्ण सिंह थे, कृष्ण सिंह के बाद आए, पहले तो कौन थे? कृष्ण सिंह, फिर आए पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह के बाद कौन बने? केसरी सिंह। सामंत कौन बने? केसरी सिंह। अब केसरी सिंह ने कहा कि अब मैं नहीं मानता ऐसे किसी समझौते को, यार मेरा तो अभी भी टाइम आया, मैं तो जनता को और किसानों को लूटने का था, अब टाइम आया। और मेरे आने के वो कई बार क्या होते हैं, ऐसे होते हैं ना कि मेरे आते ही मेरे अन्याय सारे अन्याय बंद कर दो। वो कहता है मैं नहीं मानता इस प्रकार के किसी भी समझौते को। तो केसरी सिंह ने बिजोलिया पे 1922 का समझौता हुआ था उसको मानने से मना कर देता है और समझौते को लागू नहीं करता है, क्योंकि पृथ्वी सिंह के बाद कौन बनता है? केसरी सिंह सामंत बनता है। तो समझौता लागू नहीं हुआ। लागू नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? किसान आंदोलन का तीसरा चरण
शुरू हो जाता है। अब बिजोला किसान आंदोलन के तीसरे चरण की बात करते हैं, 1923 से लेकर 1941 तक चला था। कितना? 1923 से लेकर 1941 तक चला था। अब उस समय क्या किया गया? उस समय क्या, एक भूमि अधिकारी था, कौन? ट्रेंच। क्या किया? ट्रेंच ने क्या किया कि एक तरह की भूमि होती है, भूमि तो आप समझते होंगे, सिंचित भूमि और असिंचित भूमि। सिंचित भूमि जिसमें नहरों के द्वारा सिंचाई कर दी जाती थी। असिंचित भूमि मतलब जहाँ नहरों से सिंचाई करना संभव नहीं था, वहाँ केवल और केवल क्या, जो हमारे वर्षा का जल होता है उसी से सिंचाई होता था। तो भूमि बंदोबस्त अधिकारी था हमारे ट्रेंच, उसने असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया। जबकि राजस्थान के क्षेत्र को जाना जाता है कि जैसे यहाँ सूखा अकाल ये पड़ता है, तो यहाँ पे बारिश की तो ऐसे संभावना नहीं रहती। और ट्रेंच ने क्या किया, उस भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया। किसान वैसे ही परेशान होने थे, क्योंकि जिस भूमि पर पानी का ही पता नहीं है उस भूमि पर टैक्स लगा देंगे तो टैक्स देंगे कहाँ से? तो किसान परेशान वापस। तो तीसरा चरण शुरू। विजय सिंह पति ने कहा कि किसानों को कि जो भी अपनी असंचित भूमि है, ठीक है, बिजोले के सामंत केसरी सिंह को कह दो कि भाई तुम्हारी ज़मीन तुम ही ले लो, हमें तो खेती करनी है, कुछ नहीं करना, तू ही उगा ले और तू ही खा ले, टैक्स भी तू ही रख ले। लेकिन और फिर जो हमारे विजय सिंह पथिक थे, ये सोचते थे जैसे ही हम ये कहेंगे तो केसरी सिंह डर जाएगा। केसरी सिंह डर जाएगा, कहेगा क्योंकि भैया तुम्हारे जो टैक्स दे देना। ये तो आप समझ गए होंगे कि जैसे ट्रेंच ने भूमि बंदोबस्त अधिकारी था ट्रेंच, उसने क्या है, असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ा दिया। अब ये टैक्स बढ़ा दिया तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि भाई किसानों को कि तुम ऐसा करो, जो सामंत है उसको कहो कि तुम तुम्हारी ज़मीन ले लो, तुम्हारी ज़मीन पर खूब खेती करो, खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ, क्योंकि हमारा तो पोसाएगा नहीं तो हम कोई खेती नहीं करेंगे। विजय सिंह पथिक ये सोचता था कि यदि हम ऐसा कहेंगे तो सामंत क्या कहेगा, सामंत डर जाएगा, तो वो कहेगा कि चलो पुरानी जो टैक्स व्यवस्था थी उसी पे आ जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है कि केसरी सिंह को वापस लौटा दी। तो सामंत ने क्या किया, जिसने भूमि लौटाई, केसरी सिंह ने उनको जब्त कर ली और दूसरे को दे दी। ठीक है, दूसरे को दे दी। फिर इससे धीरे धीरे आप समझ गए होंगे कि किसानों की जो बात थी वो गलत साबित हो गई। विजय सिंह पति की बात भी गलत साबित हो गई। तो विजय सिंह पति ने कहा कि जब मेरी बात ही गलत साबित हो गई तो मैं इस आंदोलन में रहने का कोई हक नहीं है मुझे। तो 1927 में विजय सिंह पति क्या होते थे, आंदोलन से अलग हो जाते हैं। फिर गांधी जी ने क्या कहा कि जब विजय सिंह पति आंदोलन से अलग हो गए तो नेतृत्व तो किसी को देना ही पड़ेगा। फिर गांधी जी ने अपने पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज को ये आंदोलन संभालने के लिए राजस्थान भेजा। तो आप जमनालाल बजाज को जानते होंगे, कैदी नंबर 4, गांधी जी के 5वें बेटे। अब जमनालाल बजाज ने कहा कि भाई मैं तो हूँ करोड़पति आदमी, तो मैं तो कहाँ कहाँ घूमूंगा, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारे असिस्टेंट है कौन, हरिभाऊ उपाध्याय जी, इनको आंदोलन का नेता बना देते हैं कि भैया मैं तो देख नहीं पाऊंगा, पैसे वैसे की जरूरत हो तो बता देना, हरिभाऊ उपाध्याय को क्या आंदोलन का नेता बना देते। तो गांधी जी ने तो जमनालाल बजाज जी को भेजा और जमनालाल बजाज जी ने क्या किया, हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता बना दिया। फिर 1941 में क्या, मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, इन दोनों ने क्या किया, किसानों के साथ एक समझौता करवाया और जो जब्त भूमि थी वो किसानों को वापस लौटाई। तो दोनों फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि भैया ऐसे तो नहीं चलेगा। क्यों? तो 1941 आते आते जो प्रजामंडल आंदोलन थे वह भी उग्र हो गए थे। वो उग्र हो गए थे तो महाराणा थे मेवाड़ के, तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री हमारे वी राघवाचारी, इनको कहा कि भैया तुम जाओ, साथ ही साथ जो राजस्व मंत्री है मोहन सिंह मेहता, इन दोनों को बोला कि तुम जाओ किसानों से बातचीत करो कि क्या समस्या। उन्होंने कहा कि हम तो जमीन विजय सिंह पति के कहने पर लौटाई थी, लेकिन केसरी सिंह ने तो वापस ही ले ली। तो उन्होंने कहा कि भाई यही समस्या है कि तुम्हें ज़मीन वापस चाहिए। तो उनको किसानों ने कहा कि ठीक है, तुम तुम्हारी ज़मीन लो और थोड़ा शांति रखो। तो 1941 में उनकी जो ज़मीन थी उनको वापस लौटाई। वी राघवाचारी के भारतीय संविधान के सभा के सदस्य भी थे। तो प्रधानमंत्री वी राघवाचारी थे, ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा बनी थी तो उसमें मेवाड़ की तरफ से जाने वाले थे। अब वी राघवाचारी को संविधान सभा में उदयपुर की तरफ से चुना गया था। किसकी तरफ से? उदयपुर की तरफ से चुना गया था। अब जो बिजोला किसान आंदोलन था उसमें एक क्षेत्र था उमाजी का खेड़ा। कौन सा? उमाजी का खेड़ा। उमाजी के खेड़ा की बात करें तो उमाजी के खेड़ा में माणिक्यलाल वर्मा एक स्कूल
विद्यालय चलाते थे। और उमा जी का खेड़ा कहाँ, बिजोले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जगह। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी जगह बिजोले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए उमा जी का खेड़ा भी बिजोले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जगह है। अब बिजोले किसान आंदोलन में 1941 में उनको जमीन वापस मिल गई। धीरे धीरे किसान आंदोलन थोड़ा शांत हो जाता है। 44 साल तक चलने वाला दुनिया का सबसे लंबा शांतिपूर्ण आंदोलन था। अब बिजोले किसान आंदोलन का महत्व क्या रहा? बिजोले किसान आंदोलन राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। क्या था? संगठित किसान आंदोलन था राजस्थान का पहला। बिजोले किसान आंदोलन विश्व का सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन था। बिजोले किसान आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। बिजोले किसान आंदोलन ने राजस्थान के जो अन्य आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम भी किया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आंदोलन थे, उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली? बिजोलिया से। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने क्या किया? बाहरी धन ग्रहण नहीं किया, अर्थात बाहर से किसी से पैसे नहीं लिए। ये क्या दर्शाता है? ये किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है। किसानों ने कहा कि भैया समस्या हमारी है, तो हम इस समस्या का हल ढूंढेंगे, हम समस्या को हल करेंगे। धीरे धीरे इस आंदोलन ने क्या किया? किसानों में राजनीतिक चेतना का भी संचार किया था। अब जो आंदोलन है, इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, जिससे क्या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। कि जैसे कि धीरे धीरे महिलाओं में जैसे अंजना देवी है, रमाबाई है या रमा देवी है, तो ये तो हमारी महिला सशक्तिकरण को बढ़ा देने वाली महिलाएं थी। बिजोले किसान आंदोलन पर रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी उसका भी प्रभाव पड़ा था। तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी इसका प्रभाव भी पड़ गया था। बोल्शेविक क्रांति का आपको पता होगा, जो प्रथम विश्व युद्ध था, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर के अंदर ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसमें वहाँ के जो जार राजा थे, जार राजा को हटा करके वहाँ पे साम्यवादी क्रांति की गई और लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पे सरकार बनाई गई, साम्यवादी सरकार बनाई गई थी। तो बोल्शेविक क्रांति थी। तो कई राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने किसान बिजोलिया का किसान आंदोलन था उसको समर्थन दिया था, जैसे कि हमारे राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, इन्होंने क्या किया? जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको समर्थन दिया था। अब इस किसान आंदोलन से संबंधित और कौन सी बातें हैं? बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी ने क्या किया था? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लेटर भी लिखा था। तो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसके बाद क्या किया था? दोनों ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लेटर लिख के कहा कि इस मामले में देखो, यदि कोई अन्याय हो रहा है तो उसको अन्याय को ठीक करने का प्रयास करो। बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो मराठा समाचार पत्र था, जो अंग्रेजी के अंदर छापा करते थे, उसमें बिजोले किसान आंदोलन के पक्ष में एक लेख भी लिखा था। गणेश शंकर विद्यार्थी हमारे यूपी के एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने जो समाचार पत्र था प्रताप, उसमें बिजोले किसान आंदोलन से संबंधित खबरें छापी थी, अर्थात अब कौन सी प्रगति हो रही है, अब क्या प्रगति हो रही है। और ये किन के कहने पे छापा था? ये उन्होंने विजय सिंह पथिक के कहने पे छापी थी। अब प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, अर्थात हर हफ्ते छपता था। और कहाँ से छपता था? यूपी के कानपुर एरिया से। अब विजय सिंह पथिक की बात करें तो विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। अर्थात उस समय राखी क्या है? भाईचारे का प्रतीक माना जाता था, अर्थात सहयोग और भाईचारे का प्रतीक क्या माना जाता था? राखी। तो विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। प्रेमचंद का रंगभूमि नामक उपन्यास है, यदि किसी ने पढ़ा हो तो, और नहीं भी पढ़ा तो आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद जी के कुछ उपन्यास जैसे गोदान है, रंगभूमि है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वो कहानियाँ आपको देखनी भी चाहिए, पढ़नी भी चाहिए। जो पहले दूरदर्शन चैनल पर ये आता था, आप यूट्यूब पर आप फ्री भी देख सकते हैं। ये उपन्यास क्या? बिजोले किसान आंदोलन पर ही आधारित है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक गीत गाया गया था, पंछेड़ा गीत, यह भी क्या? बिजोले किसान आंदोलन पे आधारित है। विजय सिंह पथिक का गीत है पीड़ितों का पंछेड़ा, ये भी क्या? बिजोले किसान आंदोलन पे आधारित है। भवन लाल जी ने अपने गीतों में से क्या? किसानों को प्रोत्साहित किया था। तो इस तरह हमने पार्ट 1 देखा, जिसमें राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उसमें कारण, विशेषताएं और उनके प्रभाव, और एक किसान आंदोलन अर्थात बिजोले किसान आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास किया। पार्ट 2 के अंदर शेष जितने भी किसान आंदोलन हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 के लिए इंतज़ार करें, जल्दी वो अपलोड कर लिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।